गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी शिवराज पर ही दांव लगाएगी, ऐसा बीजेपी सूत्रों का कहना है। पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को भी केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिल चुकी है और जल्द ही शिवराज मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान अगर चुनाव के बाद फिर से सत्ता की कमान संभालते हैं तो रिकॉर्ड 5वीं बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 1000 रुपए के लिए परेशान हो जाती थी तो बहन मन महसूस कर रह जाती थी और मेरी आत्मा कहती थी कि शिवराज वो दिन कब आएगा रे जब इस बहन को। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी इस बार फिर से मैदान में उतरने वाली है। बीजेपी को भरोसा है लगता है मुख्यमंत्री पर। बिल्कुल, और चूंकि बीजेपी को ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मध्य प्रदेश में हैं, उनकी जो अपनी एक मामा की छवि है उसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। हालांकि जो 2018 का विधानसभा चुनाव था उसमें बीजेपी कांग्रेस से अधिक वोट लाने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई थी क्योंकि उसकी सीटें कम रह गई थी। इस बार बीजेपी कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। शिवराज का चेहरा होगा, पीएम मोदी का चेहरा होगा, उनका नाम होगा, उनका काम होगा। इसके साथ साथ माइक्रो मैनेजमेंट भी किया जाएगा बूथ का। 65,000 बूथ है, बीजेपी ने 62,000 बूथ पर डिजिटल वेरिफिकेशन अपनी बूथ कमेटी के सदस्यों का कर लिया है। अगले एक हफ्ते तक दूसरा अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ बूथ कमेटियों से कहा गया है कि नए मतदाताओं को अपने साथ जोड़ें, तो इस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट भी किया जा रहा है। अगर राजनीति की रणनीति की बात करें तो हम जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस के 20 विधायक जब टूट करके आए थे तब बीजेपी ने कमलनाथ सरकार गिराकर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। एक बार फिर से बीजेपी की कुछ इसी तरह की रणनीति होगी कि कांग्रेस से कुछ अन्य विधायकों को भी चुनाव से ठीक पहले लाया जाए। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दी गई है। 4 मंत्री पद तो भी वहां पर खाली है ही। इसके साथ साथ बीजेपी ये भी चाहती है कि कुछ चेहरों में बदलाव भी वहां पर किया जाए। साथ ही पार्टी ने यह भी किया कि जिस तरह से गुजरात में कई मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया था वैसा ही कुछ फार्मूला मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। जिस तरह से गुजरात में रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया गया था वैसे ही मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। इसके साथ ही बीजेपी ने अब की बार 200 पार ये लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश में। इसके लिए विकास के जो काम किए गए हैं, जो कृषि विकास दर है वो देश में सबसे अधिक है, 7% से भी अधिक, उसका बीजेपी जिक्र करेगी। सड़कों के बारे में बताया गया कि दिग्विजय सिंह की सरकार जब थी तब सड़कें कितनी खराब थी, अब कितनी सड़कें अच्छी हुई हैं राज्य में, ये सारी बातें हैं। इसके अलावा लाडली बहन योजना जो शिवराज सिंह चौहान ने अभी लॉन्च की है उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। जो तमाम सामाजिक कल्याण की योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की चली है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। शिवराज सिंह की छवि पर भी थोड़ा सा बदलाव करने की बात कही गई क्योंकि ये माना जा रहा है कि इतने लंबे समय से वो मुख्यमंत्री हैं तो कहीं लोग उनको देख देख करके ऊब न गए हों, तो उनको भी जैसे कि अब आप तस्वीरों में देख सकती हैं वो चल चल करके स्टेज पर भाषण देते हैं, घुटने के बल बैठ करके उन्होंने लाडली बहन योजना को लॉन्च किया था। तो ये सारी बातें हैं जो शिवराज सिंह चौहान की छवि को बदलने के लिए की जा रही है। जहां पर अपराध ज्यादा होते हैं वहां पर शिवराज सिंह चौहान कड़ी कार्रवाई करने की बात करेंगे, वहां पर उग्र बयान वहां पर वो देंगे, और जहां पर बाकी जगह आदिवासियों के, महिलाओं के बीच में जाना है, उनको किसानों के बीच में जाना है, वहां पर उनकी जो मामा की छवि है उसी को पार्टी लेकर के आगे जाएगी। तो शिवराज का चेहरा होगा और पीएम मोदी का चेहरा होगा, ये बीजेपी ने तय किया है। बिल्कुल अखिलेश, और अक्सर देखा जाता है जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है बीजेपी अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनवाती है, रिपोर्ट कार्ड खंगालती है। क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल ऐसा ही होगा। हालांकि 2018 में बीजेपी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा था क्योंकि तब पार्टी ने सर्वे के आधार पर टिकट दिए थे, लेकिन इसी के कारण कई जगह पर बगावत भी हुई थी और बगावत के कारण ही बीजेपी कुछ सीटें, वहां पे करीब 20 सीटें बगावत के कारण हारी थी। इसके कारण सरकार नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। सभी नेताओं को बता दिया गया है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट बटेगा, जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया गया, यानी जिसके जीतने की संभावना अधिक है उसी को टिकट दिया जाएगा, ये भी तय कर दिया गया है। और तीसरी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश देश में ऐसा अकेला राज्य बीजेपी के हिसाब से जहां संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है, तो बीजेपी उसका भी पूरा फायदा उठाएगी और कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करेगी इस विधानसभा चुनाव के लिए। और जो बड़ा लक्ष्य रखा है, उन्होंने कहा है कि इस बार 200 पार ये बीजेपी का लक्ष्य है। तो ये एक बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए सभी नेताओं को जुटने के लिए कह दिया गया है। कह दिया गया कि कोई गुटबाजी वहां पर नहीं होगी, आपसी जो होड़ लगी होती है नेताओं में वो सब नहीं चलेगा। और जहां तक सिंधिया गुट के विधायकों का प्रश्न है, उनकी जिम्मेदारी
ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर ही होगी। और जब सरकार बनती है उसके बाद जो परिस्थितियां बनेंगी उसके बाद उस बारे में फैसला उनके बारे में किया जाए। तो शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बीजेपी के ही सूत्रों के हवाले से मिली है कि इस बार भी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोपी लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती समेत सभी 14 आरोपी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में सीबीआई ने किसी भी आरोपी की जमानत का कोई विरोध नहीं किया और सभी आरोपियों को नियमित जमानत दे दी। लालू और उनके परिवार को मिली इस राहत से आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। व्हील चेयर पर बैठे लालू यादव के साथ चल रही उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सभी 14 आरोपी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार सुबह 11 बजे पेश हुए। कोर्ट में सीबीआई ने किसी भी आरोपी की जमानत का विरोध नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को नियमित जमानत दे दी। इससे आरजेडी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। पटना से लेकर दिल्ली तक मिठाई बांटी गई। कोर्ट का सम्मान हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार और पार्टी के लोग भी कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह से लालू यादव जी सिंगापुर से ट्रांसप्लांट कराकर किडनी आए हैं, उनको इन्फेक्शन से बचना है और बार बार सीबीआई जा रही है, पूछताछ, घंटों पूछताछ कर रही है और उनको आधे घंटे ही बैठना है। कोर्ट में भी बुलाया जा रहा है, तो हमको लगता है कि कहीं इन्फेक्शन हो गया तो आदरणीय लालू यादव कुछ हो गया। इस मिट्टी की सौगंध में खाता हूं और उनके विचारों को फैलाकर, उनके विचारों को मानने वाले लोग इस धरती पर करोड़ों करोड़ लोग हैं। बीजेपी वाले को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे और इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। दुनिया जानता है राहुल मंदिर में देश के कितना सेवा कर दिया, कितना पैसा हमारा देश के लिए कितना लेके आया, सब कुछ था। ये बदनाम करने के लिए ऐसे करते रहेंगे। जनता हमको मौका देता है, जनता हमारे पास है, हमारे तेजस्वी भैया का साथ है। तो पूरा देश में तो ये सरकार के आने के बाद क्या बोल रहा है, यादव बीजेपी के वोट सभी पार्टी का नहीं है तो हमको वोट डालो, लेकिन राजनीति के लिए यादव नहीं आना। कोर्ट में करीब 1.5 घंटे रहने के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी कोर्ट से बाहर निकले। लालू यादव से जब घोटाले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना कुछ कहे हाथ हिलाया और चले गए। दरअसल रेलवे ने 2021 में सीबीआई को घोटाले को लेकर शिकायत दी थी। इस घोटाले में सीबीआई ने 18 मई 2022 को केस दर्ज किया था। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत कुल 14 आरोपी हैं। आरोप है कि घोटाला 2004 से लेकर 2009 के बीच हुआ, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू ने मनमाने तरीके से कुछ लोगों को रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी दी। इसके बदले पटना में नौकरी पाने वालों की जमीन ले ली गई। इस मामले में लालू के करीबी भोला यादव को भी गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने बीते साल अक्टूबर में इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। लालू यादव को बेल मिलते ही पटना में आरजेडी और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प हो गई। बाहर में भी आकर के वो गुंडे कर रहे हैं लड्डू के नाम पर, इस तरह से ठेला ठेली और फेंक रहे हैं। आरजेडी के विधायक लोग आके यहाँ भी डिस्टर्ब किए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी, जब आरोपों पर जिरह शुरू होगी। लालू यादव के परिवार के लिए फिलहाल राहत की बात है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको रेगुलर बेल दे दी है। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं हैं, क्योंकि 29 मार्च को फिर सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी है। वहीं ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कोविड का प्रकोप
कम हुआ तो लोगों के कमजोर शरीर में आम बीमारियां भी गंभीर लक्षण दिखा रही हैं। फ्लू वायरस इन्फ्लुएंजा का सब टाइप H3N2 मुंबई महाराष्ट्र में तेजी दिखा रहा है। राज्य में हुई 2 मौतों को इससे जोड़ा जा रहा है। मुंबई में कई बच्चे वेंटिलेटर पर हैं। इन्फ्लुएंजा और एडिनो वायरस से जूझ रहा है। बीमारी ब्रेन तक पहुंच चुकी है, हालत गंभीर है। पिता किसी तरह हिम्मत बांधे हैं। हमारे घर में मतलब लड़का ही हुआ, मतलब सब लोग खुश थे, ऐसा नहीं कि ये। हम लोग अभी घर पे 8 दिन के बाद हमारा जो त्यौहार रहता था, तभी उसको लाने वाले भी थे, तब तक ये हो गया। सोच रहे कि उसको जो प्रॉब्लम है, जो इन्फेक्शन हो, जितना जल्दी बाहर आ सके। हम लोग वही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि उसका इन्फेक्शन जल्दी निकल जाए। मुंबई के प्रतिष्ठित पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इरफान अली करीब 17 घंटे की लंबी ड्यूटी कर रहे हैं। बीएमसी से लेकर 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे बच्चों का इलाज कर रहे हैं। कहते हैं कोविड से खराब हुए लंग्स पर मामूली फ्लू जैसी बीमारी भी भारी पड़ रही है। पूरे मुंबई में इस तरीके के पेशेंट काफ़ी नंबर बढ़ गए हैं, तो हमारे पास जो वही पेशेंट आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, जो मैनेज नहीं हो रहे हैं, वो फिर दूसरे हॉस्पिटल से हमारे पास में शिफ्ट हो रहे हैं। ये पिछले 5 साल में अगर देखा जाए, इन्फ्लुएंजा कोई नया नहीं है, ये पिछले 5 साल से पॉजिटिव हम लोग बहुत से भी पहले से ये सब चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे अनवैक्सीनेटेड है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए है, या फिर जिनको कोविड हुआ था पहले, उन बच्चों को जिनको वेंटिलेटर लगा था, वो बच्चे हमारे ज़्यादा क्रिटिकल है। और या फिर अनवैक्सीनेटेड जिन्होंने फ्लू के वैक्सीन नहीं लिए थे, तो वो बच्चे काफी ज्यादा सीरियस होके आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अनवैक्सीनेटेड ओनली। इन्फ्लुएंजा बीमारी के 3 सब टाइप हैं। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस, इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया वायरस और H3N2। ब्लड सैंपल में सबसे ज्यादा H3N2 वायरस ही पाया जा रहा है। हर उम्र इससे ग्रसित है। महाराष्ट्र में अब तक 352 मरीज मिले हैं। 2 संभावित मौतें हुई हैं, अहमदनगर और नागपुर में। इनके सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। जो 2 मौत हो गई है, तो उनमें दोनों में भी मल्टीपल डिसीज है। सो डिटेल जो इंफॉर्मेशन 24 आवर्स में आ जाएगी। अगेन आई विल कम टू यू। हमारे बच्चे कोविड में आइसोलेटेड थे, घर पे थे, ज्यादा कांटेक्ट नहीं था और वैक्सीनेशन भी कम हो गए थे। तो शायद इम्यूनिटी, जो वायरस की इम्यूनिटी हमें आ जाती है एक्सपोजर से, वो नहीं आई बच्चों में। और इसी वजह से अभी जब स्कूल जाने लगे, बाहर जाने लगे, क्राउड में जाने लगे, ये बीमारी फैल रही है। ये सिर्फ बस्तियों में नहीं फैल रही है, सब जगह, स्कूल में, मॉल्स में, बिल्डिंग्स में, हाई राइज में, अमीर गरीब सब इफेक्ट हो गए हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हर 6 से 7 महीने में ये वायरस अपना रूप बदलता है। करीब 70% ब्लड सैंपल H3N2 वायरस के बताए जा रहे हैं। जनवरी से मार्च महीने तक में देखें तो ये बीमारी आम है, लेकिन इस बार इसका प्रकोप ज्यादा उनमें नजर आ रहा है जिनके लंग्स और स्वास्थ्य को कोविड जैसी बीमारियों ने पहले से ही कमजोर कर रखा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करेंगे बीआरएस नेता के कविता की, जिनसे आज ईडी एक बार फिर करेगी पूछताछ। तो आज सुबह 11 बजे बीआरएस नेता के कविता को ईडी मुख्यालय में पेश होना है। के कविता से ईडी की दूसरे दौर की ये पूछताछ होने जा रही है। इस बार ईडी मुख्यालय के आसपास सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए गए हैं। पिछली बार की पूछताछ में कविता के समर्थक विरोध करते हुए ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच गए थे। दिल्ली के आबकारी घोटाले में, कथित घोटाले में बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। हालांकि के कविता को तत्काल कोई राहत नहीं मिली। अपनी याचिका में के कविता ने ईडी के उस समन पर रोक लगाने की मांग की थी जिसमें उन्हें आज पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पूछताछ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब 24 मार्च को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। के कविता से ईडी ने 11 मार्च को 9 घंटे तक पूछताछ की थी। के कविता पर आरोप है कि वो उस साउथ ग्रुप का हिस्सा हैं, साउथ लॉबी का हिस्सा हैं, जिसे दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में बड़ा फायदा पहुंचा।
देखिए, आज हिंदुस्तान भर में एक यूनिवर्सल मुद्दा है। जो भी ऑपोजिशन में है, जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, जो भी बीजेपी के फेल्यूर्स को एक्सपोज करेंगे, उनको तो बुलाना ही है और सताना ही है। तो वो नॉर्मल कोर्स हो गया आजकल। पहले उन्होंने जो बिजनेस हाउसेस थे उन पे रेड किया, उनको कंट्रोल करने का कोशिश किया। देन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे। तो बचा कौन है अभी? नेता के बाद तो जनता के पास जाएंगे। तो जनता जितनी जल्दी ये बात समझ लेगी कि ये तानाशाही कितनी हद तक जा सकती है, उतना देश के लिए अच्छा है। लेकिन हम लड़ेंगे, हमने कुछ गलत किया नहीं है। तो जब भी वो बुलाएंगे जाएंगे, जवाब दे देंगे, आ जाएंगे। और सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, यहाँ पे आपने के कविता को सुना, वो सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं बेजा इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसियों का। 11 बजे आज पेश होना है के कविता को। पिछली जो पूछताछ हुई थी, ईडी ने करीब 9 घंटे तक की थी, उसमें क्या कुछ निकल कर आया अभी तक? देखिए जय, पहले तो तस्वीर दिखाते हैं हम। के कविता के घर के बाहर हैं, उनके समर्थक हैं वो यहाँ इकट्ठे होने लगे हैं। आपको नजर आएंगे, इसमें कुछ विधायक भी हैं जो तेलंगाना से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर लोगों का जुटना शुरू हो गया था। और जैसे जैसे यहाँ समर्थक बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे दिल्ली पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ बढ़ता जा रहा है। यहाँ दिल्ली पुलिस तो है ही है, यहाँ पर CRPF को भी तैनात किया गया है, जिसमें महिला टुकड़ी भी शामिल है कि अगर किसी प्रकार का प्रदर्शन हो तो समर्थकों को रोका जा सके। तो काफ़ी पुलिस बल भी तैनात हैं और समर्थक भी बढ़ते जा रहे हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का दिन, क्योंकि जैसे आपने के कविता को सुना, वो कह रही हैं कि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक जो दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनको परेशान करने के लिए, उनको झुकाने के लिए, उनको दबाने के लिए ईडी और CBI का इस्तेमाल बीजेपी सरकार कर रही है। और आप देखिए, जैसे हम बात करते जा रहे हैं तो यहाँ समर्थकों का जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। के कविता से आज दूसरी बार क्वेश्चनिंग होनी है और क्वेश्चनिंग से ठीक पहले यानी कल की कविता ने एक बड़ा संकेत भी देने की कोशिश की है। वो दिल्ली में आकर के उन्होंने कल एक राउंड टेबल की महिला आरक्षण को लेकर के, जिसमें लगभग 20 सांसद शामिल थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, RJD के मनोज झा, समाजवादी पार्टी के ST हसन, RLD से भी नेता शामिल थे, AIDMK से, DMK से। तो कहीं ना कहीं संकेत देने की कोशिश की है कि क्वेश्चनिंग से एक दिन पहले कि अगर क्वेश्चनिंग के लिए भेजा जा रहा है के कविता के, तो उनके पीछे जो पूरा विपक्ष है वो एकजुट है। तो ये भी संकेत देने की कोशिश की गई है। देखिए, अगर आप तकनीकियों की बात करें तो राजनीतिक पहलू पर बात की हमने। के कविता अभी तक इस पूरे केस में एक्यूज नहीं है, लेकिन उनसे पूछताछ इसलिए हो रही है क्योंकि 2 से 3 एक्यूज ने अपने बयानों में के कविता का नाम लिया है। जैसा कि आपने कहा कि जो के कविता है, उन्होंने बिजनेस लेने के लिए, जो नई आबकारी नीति थी उसमें लिकर बिजनेस लेने के लिए हवाला के जरिए 100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी को दिए थे, ऐसा आरोप है ईडी का। ईडी की अपनी जो रिमांड नोट है उसमें भी ये बात लिखी हुई है। ईडी के मुताबिक के कविता अरुण रामचंद्र पिल्लई और अभिषेक बोइनपल्ली के जरिए सारी डीलिंग्स कर रही थी। उनसे 2020 में विजय नायर, जो जेल में हैं, इस केस में अक्यूज्ड हैं, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, विजय नायर उनसे मिले और विजय नायर ने उनसे कहा कि आप हमें पैसे दीजिए और हम उसके बदले आपको जो नई लिकर पॉलिसी बनेगी उसमें हम आपको काम देंगे। उसके बाद एडवांस में 100 करोड़ रुपए दिए के कविता ने हवाला के जरिए, और उन हवालों के पैसे से आम आदमी पार्टी ने गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव लड़े। सब ईडी का कहना है। के कविता का कहना है कि उनका कुछ लेना देना नहीं है। अरुण जी पिल्लई से उनकी जान पहचान भले ही है, लेकिन वो क्या बिजनेस करते हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले में के कविता के जो सीए हैं बुच्ची बाबू, उनसे भी कल ईडी ने पूछताछ की। लगभग 11 घंटे कल पूछताछ की। और आज भी लग रहा है कि जब के कविता पहुंचेंगे तो अरुण पिल्लई पहले से ही ईडी की रिमांड पर है, मनीष सिसोदिया है और हो सकता है विजय नायर, इन तीनों से भी आमना सामना कराया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है, चर्चा भी है कि क्या के कविता की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये काफी अहम रहने वाला है। जया जी, सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो 11 बजे जैसे ये पूछताछ होगी, एक बार फिर हम आपका रुख जरूर करेंगे। तो के कविता से आज दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले के मामले में पूछताछ करेगी ईडी।
राजनीतिक कारणों से जांच और लंबी पूछताछ के बाद अदालत में नाकाम होने के आरोपों के बीच ईडी ने दावा किया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज मामलों में सजा देने की दर 96% है और ईडी के मुताबिक पीएमएलए के तहत दर्ज केस में ईडी के आंकड़े ये है। जनवरी 2023 तक 25 मामलों की सुनवाई पूरी हुई और 25 में से 24 मामले में आरोपी दोषी ठहराए गए। ये ईडी ने अपने जो आंकड़े हैं वो पेश किए हैं। 24 मामलों में 45 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। दूसरे 1142 मामले में सुनवाई जारी है। चार्जशीट दायर की गई है। नेताओं के खिलाफ 176 केस है और फेमा के तहत 33,988 मामलों की जांच जारी है। और मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुकेश, यहाँ पर जो आंकड़े ईडी की तरफ से आए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बताया जा रहा है 96% जो है वो दर है जिसमें कि सजा हुई है। ईडी के जो तमाम केसेस है जो जांच हुई है, बताएं इसमें और क्या क्या जानकारी आपके पास। देखिए, ईडी ने जो आंकड़े जारी किए हैं कि आंकड़े 31 जनवरी 2023 तक हैं और इसमें अभी तक जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से ईडी ने पीएमएलए के तहत यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 5,906 केस दर्ज किए हैं। इनमें केवल 25 ऐसे केस हैं जो अपने अंजाम तक पहुंचे हैं और अगर हम देखें तो जो है 25 केसों में 24 केस जो ऐसे हैं जो 25 केस हैं उनका ट्रायल पूरा हो गया है और 24 ऐसे केस हैं जिसमें आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। कुल 45 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं और इसके हिसाब से जो ईडी है उसका दावा ये है कि 96% कन्विक्शन रेट रहा है क्योंकि केस बहुत ज्यादा हैं लेकिन 25 केस अपने अंजाम तक पहुंचे हैं और उसमें 24 केसों में जो है आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। तो उस हिसाब से ईडी दावा कर रही है कि उनका जो कन्विक्शन रेट है वो 96% है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5,000 से ऊपर केस हैं और उसमें केवल जो 25 केस हैं उनमें जो ट्रायल वो पूरा हुआ है। तो बड़ी ये देखने वाली बात है कि इतने ज्यादा केस दर्ज हैं और उसके बावजूद अब तक ईडी केवल 25 केसों को ही अंजाम तक पहुंचा पाई है और जिसमें 24 केसों में कन्विक्शन हुआ है। फिलहाल जो बाकी के मामले हैं उनमें चार्जशीट पेश हो रही है या ट्रायल चल रहा है। हाँ। ईडी ने अपनी आंकड़े जारी किए हैं। जी मुकेश, यहाँ पर ये आंकड़े ईडी की तरफ से तो पेश किए गए हैं। एक आंकड़ा विपक्ष भी देता है, वो कहता है कि इतने ही 95-96% केस जो है विपक्षी पार्टी, विपक्षी सांसद, विधायक, मंत्री उनके खिलाफ ईडी दर्ज करती है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होती है। उन आंकड़ों को लेकर ईडी की तरफ से कोई सफाई कभी आई है? देखिए, ईडी ने जो आंकड़ा दिया है उसमें ये कहा है कि नेताओं के खिलाफ, उसमें चाहे नेता विपक्ष के हों या कोई और नेता हो, उनके खिलाफ 176 जो केस है वो दर्ज किए गए हैं और ये कुल केसों का 2.98% है। ईडी का ये दावा है। हालांकि जो अगर आप देखें तो अधिकतर केस 2014 के बाद दर्ज किए गए हैं जिसमें ज्यादातर जो है विपक्षी नेता हैं। तो जो 176 का जो आंकड़ा है उसमें अधिकतर केस विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। हालांकि ईडी ने ये आंकड़ा अभी नहीं दिया है कि इसमें कितने केस विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हैं और कितने केस अभी मौजूदा सरकार के नेताओं के खिलाफ हैं। तो ऐसा कोई आंकड़ा ईडी ने नहीं दिया है, लेकिन ईडी ने कहा है कि नेताओं के खिलाफ कुल 176 केस दर्ज हैं जिसमें एमएलसीज हैं, पूर्व एमएलए हैं और प्रेजेंट एमएलए, प्रेजेंट एमपीज हैं, उनके खिलाफ 176 केस दर्ज किए गए हैं। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए आपका। महाराष्ट्र में प्याज की गिरती कीमतों से परेशान किसान अब सड़क पर उतर आए हैं। हजारों की संख्या में किसान मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपको जो हम दिखा रहे हैं वो ड्रोन से शूट हुआ है। इसमें महाराष्ट्र के हजारों किसान अपनी मांगों की फेहरिस्त के साथ मुंबई की ओर मार्च करते हुए दिख रहे हैं। नासिक जिले के डिंडोरी से शुरू हुआ ये मार्च मुंबई पहुंचने तक 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। वहीं आज होने वाली सरकार और किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक भी रद्द हो गई है। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार को पैदल चलकर आ रहे किसानों से भी मिलकर बात करनी चाहिए।
मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि एक एक पद के लिए हजारों उम्मीदवार कतार में हैं। कई परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। सरकार हर साल 1 लाख पद भरने का दावा करती है और एक बार फिर यही दोहराया भी जा रहा है। वहीं राज्य के रोजगार कार्यालयों को चलाने में करोड़ों खर्च हो रहे हैं। एक सरकारी नौकरी के लिए सरकार ने लगभग 80 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित रोजगार कार्यालय बुधवार दोपहर में भी लगभग खाली। राज्य में 1 अप्रैल 2020 से ऐसे दफ्तरों को चलाने में 16 करोड़ 74 लाख रुपए खर्चे गए। इन दफ्तरों में 37,80,679 शिक्षित और 1,12,470 अशिक्षित आवेदकों ने पंजीकरण करवाया। सरकारी नौकरी मिली सिर्फ 21 उम्मीदवारों को, यानी एक सरकारी नौकरी के लिए सरकार ने लगभग 80 लाख रुपए खर्चे। कांग्रेस के सवाल पर सदन में सरकार ने लिखित जानकारी में ये बताया है। ये और बात है कि जवाब मांगने पर सरकार कोई और राग छेड़ देती है। 5वीं बार फिर शिवराज, अब की बार 5वीं बार फिर शिवराज, फिर शिवराज, फिर शिवराज, फिर शिवराज, फिर शिवराज। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन में उत्तर दिया है। उन उत्तरों के सारे बिंदुओं से मैं सहमत होते कह सकता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री की, हमारी सरकार की कथनी और करनी में किंचित भी अंतर नहीं है। तो सर रोजगार मेले पे तो रोजगार तो लोगों को मिल रहा है, इतना खर्च कर रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं तो उसका अभ्यास करा लीजिए। तो ये पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, कर्ज लेके घी पी रहे हैं। पूरा सिस्टम कर्ज से चल रहा है और मध्य प्रदेश में सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। किसी तरह का कोई कानून का राज नहीं है। और ये भी कहें कि ये सरकार नहीं, सर्कस है। उससे भी आगे बढ़ के सर्कस में भी कुछ चीज़ विधिवत होती है। यहाँ कोई विधि और विधिवत होने का कोई मामला ही नहीं बचा मध्य प्रदेश में। ये टोटल सरकार का फेलियर है। कुछ दिनों पहले हमने बताया था कि कैसे मध्य प्रदेश में 5 साल बाद 6,755 पटवारी के पदों के लिए वैकेंसी आई, जिसमें 12 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। 4 लाख से ज्यादा आवेदक न्यूनतम योग्यता यानी स्नातक से ज्यादा पढ़े लिखे थे। पीएचडी, इंजीनियर और एमबीए भी। बुधवार को राज्य के अलग अलग जिलों में यही छात्र परीक्षा देने जुटे। वैसे सदन में सरकार ने रोजगार के कई और दावे किए। इन पदों पर भर्ती हो चुकी है। पटवारी 7,000, शिक्षक 15,700, उपयंत्री 2,600, पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ 6,500, फॉरेस्ट गार्ड जेल वार्डन 2,200, सहायक ग्रेड 3 स्टेनो 2,700, पुलिस कांस्टेबल 7,500 और 15 अगस्त तक माननीय अध्यक्ष महोदय 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती हो जाएगी। प्रक्रिया पूरी कर ली है। हकीकत में राज्य में हर महीने 1,25,000 बेरोजगार बढ़ रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 को रोजगार कार्यालयों में 25,81,708 शिक्षित बेरोजगारों का पंजीयन हुआ था, जो 1 जनवरी 2023 को बढ़कर 38,92,949 तक जा पहुंचा। यानी 10 महीने में 13,11,000 बेरोजगार मध्य प्रदेश में और बढ़ गए। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रोजगार दफ्तर है और ऐसे ही दफ्तरों को सजाने संवारने के लिए सरकार ने 2 साल में 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चे हैं और नौकरी मिली है महज 21 पंजीकृत बेरोजगारों को। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और रुपेश के साथ अनुराग बारी, एनडीटीवी इंडिया। और बुलडोजर कल्चर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर कल्चर खुलकर देखने को मिल रहा है। दमोह की बात करते हैं। यहाँ दमोह जिले में इस बार घर मकान के साथ साथ खेतों में खड़ी फसल पर भी सरकारी बुलडोजर चला दिया गया है। इस मामला जो है, ये पूरा मामला पथरिया थाने के जेरट चौकी का है, जहाँ बीती 28 फरवरी को दोहरे हत्याकांड में 2 बुजुर्गों की हत्या हुई थी, जिसके आरोपियों की अवैध कब्जे वाली जमीन पर खड़ी फसल सरकारी बुलडोजर की जद में आई है। प्रशासन ने इस कार्रवाई में करीब 25 लाख की सरकारी संपत्ति को आरोपियों के कब्जे से छुड़ाया है। हिनौता घाट में दोहरा हत्याकांड हुआ। जिन आरोपियों ने हत्याकांड किया था, लेकिन उन्होंने शासकीय अराजी पे कई जगह कब्जा किया हुआ था, वो सारे कब्जे दो छोटे मकान बना रखे थे, वो कब्जा हटाया गया। इसके अलावा सरकारी बोर्ड पे कब्जा था, वो हटाया गया। स्कूल पे भी कुछ स्कूल में भी कुछ सामग्री रखी थी, उसको सबको हटा के सारी कब्जे से मुक्त की गई है।